सुनील जी, मैं आपको बताऊं, जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन टिकट दिया था ना, आप यकीन मानिए मैं 2 दिन सो नहीं पाया। मुझे रात को नींद नहीं आई। सफरनामा का इस अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार हम बादशाहपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां एक और प्रत्याशी हमारे साथ है। एक ऐसे प्रत्याशी जो सबसे युवा है, और अगर देखा जाए तो शायद वो पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में भी सबसे युवा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आज हम बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव से जानेंगे कि वो इतनी कम उम्र में राजनीति में कैसे आए, उनके क्या गोल हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई की है और राजनीति से उनका क्या नाता रहा है। तो वर्धन जी हमारे साथ है। वर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सफरनामा के इस बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। वर्धन जी, सबसे पहले दर्शक यही जानना चाहेंगे, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड तो कोई है नहीं, तो ये पॉलिटिक्स में इतनी कम उम्र में कैसे? हाँ सुनील जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था। पहले डीपीएस मारुति कुंज से मैंने अपनी 12th की। हायर एजुकेशन लेने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया। वहां पे मेरा एडमिशन रामजस कॉलेज में हुआ, नॉर्थ कैंपस में, जो कि एक विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर जिसकी गिनती होती है। 2009 में मैंने रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया। तो जब एडमिशन लिया तो शुरुआत में सब साथियों ने मिलकर के ये तैयारी की, यार किसी ना किसी अपने साथ के व्यक्ति को कॉलेज का चुनाव लड़वाया जाए। तो हमारे यहाँ कॉलेज में एक चुनाव होता है सेंट्रल काउंसिलर का। 2 सेंट्रल काउंसिल हर एक कॉलेज के अंदर बनते हैं। तो 2009 में हमने वो चुनाव सब साथियों के कहने पर लड़ा। जीत हासिल हुई तो कॉलेज की थोड़ी ताकत हमारे हाथ में आई। ताकत आई तो हमने छोटे मोटे छात्रों के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। जैसे पार्किंग का इशू होता है, कैंटीन का इशू होता है, वाटर कूलर का इशू होता है, क्लासेस का इशू होता है। तो उन मुद्दों में जब हमने उठाया तो एक 1.5 साल बहुत अच्छे से काम किया तो साथियों ने फिर प्रोत्साहित किया कि अब हमें दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ना चाहिए। सुनील जी, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव देश का छात्र संघ का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक, हर एक प्रदेश का व्यक्ति आकर के वहां पढ़ाई करता है। तो मेरा सौभाग्य है कि छोटे से हमारे गांव बादशाहपुर से निकल करके मेरा वहां एडमिशन हुआ। कॉलेज का मैंने चुनाव लड़ा। कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, जो कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। वो विश्वविद्यालय का चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी का जो छात्र विंग है, NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उस चुनाव को लड़ने के बाद मैं राजनीति की मुख्य धारा में आया, यूथ की पॉलिटिक्स में आया। वहां से फिर यह सफर दिन प्रतिदिन चलता रहा। 2009 से लेकर के आज 2024 है। 15 साल यूथ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, संगठन की पॉलिटिक्स करके आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे युवा उम्मीदवार के तौर पर इस क्षेत्र की जनता के बीच में प्रेजेंट करने का काम। यानी कि कॉलेज के टाइम में ही आपने गोल बना लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है और फिर आगे चल के MP का या MLA का चुनाव लड़ना। सुनील जी, ऐसा कोई गोल नहीं था उस समय। उस समय तो सिर्फ ये लगता था कि यार कॉलेज में 10 लोग जानेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि यार एक पहचान बने। तो एक पहचान के लिए उन चुनाव को लड़ा। लेकिन धीरे धीरे 4, 5, 6 साल जब गुजरे तो ये समझ आया कि राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें अगर हम मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ समाज को कुछ दे सकते हैं तो साहब इस फील्ड में करने के लिए बहुत कुछ है। और जब ये समझ आया कि समाज सेवा का, सोसाइटी में एक बदलाव का, एक नई तरह की राजनीति की अगर शुरुआत करनी है तो हमारे जैसे युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उस प्राथमिकता के साथ फिर मैं आगे चला। तो 15 सालों से आपने शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की है, वहीं से जुड़े? जी, मैंने पहली सदस्यता 2010 में NSUI की ली थी। तब से लेकर के आज तक मैं अपनी पार्टी के साथ। परिवार का कोई राजनीतिक भागीदारी रही है परिवार की? कभी परिवार में कोई सरपंच रहा हो, MP MLA का चुनाव लड़ा हो? सुनील जी, मेरा परिवार आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं गांव के। मेरा परिवार एक सामाजिक परिवार रहा है, एक किसान की पृष्ठभूमि से रहा है। कोशिश ये रही है परिवार की कि समाज को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी माध्यम से दिया जाए, क्योंकि आज मैं और मेरा परिवार जो कुछ भी है वो 36 बरादरी समाज गांव की वजह से ही। तो कभी कोई राजनीतिक सोच नहीं रही परिवार। समय समय पर प्रदेश की, जिले की, विधानसभा की राजनीति में दखल जरूर रखा है, क्योंकि एक अच्छा प्रभावशाली परिवार अगर होता है तो उसकी जरूरत सब जगह जो है जिले में, विधानसभा में होती है। तो परिवार सोशल रहा है, सामाजिक रहा है, लेकिन पॉलिटिकल नहीं रहा। जहां तक चुनाव की बात है,
मेरे से पहली जितनी भी पीढ़ियां रही हैं, ना तो कोई किसी ने चुनाव लड़ने का सोचा था और ना ही ये था कि भी आने वाले समय में हमारा परिवार भी राजनीति में जाएगा। 7-8 पीढ़ियों में भी किसी ने आज तक सरपंच, पंच, मेंबर, पंचायत, कॉर्पोरेटर कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरे को मौका दे दिया है। वो सीट जो पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी सीट कही जाती है बादशाहपुर, चाहे वो डेमोग्राफी के हिसाब से देखें, चाहे वो हम वोटर्स के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ पर है। वर्धन यादव ने ऐसा क्या किया कि वो सर्वे में उसका नाम सबसे ऊपर आ गया और कांग्रेस पार्टी ने वर्धन यादव को बादशाहपुर से अपना कैंडिडेट बना दिया? एक ही काम वर्धन यादव ने किया, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, इंसानियत और निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की, पार्टी की नीतियों को जमीन तक लेकर के गया, 36 बिरादरी के लोगों का मान सम्मान किया और लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस विधानसभा से मौका देने का जो है इतना जबरदस्त मुझे आज अवसर मिला है। लोकसभा में जब चुनाव हुए तो राज बब्बर को गुड़गांव सीट से प्रत्याशी बनाया गया। हमने उनका पहला भाषण देखा था और उन्होंने आपके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये मेरा भाई है, और उस समय चर्चाएं भी थी कि वर्धन यादव एमपी का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या ऐसी कुछ था? देखिए, मैंने पहले 2019 में चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। अच्छा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जिस प्रत्याशी को टिकट दिया, नामांकन से लेकर के आखिरी तक मैं उनके साथ रहा, क्योंकि मैं सिपाही हूं, इस कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, डीएनए में मेरे कांग्रेस है। फिर 2024 में जब ये दिखा कि अब बदलाव की लहर चल चुकी है और एक अच्छे युवा चेहरे को गुड़गांव लोकसभा भी चाहती थी कि कोई नया प्रत्याशी निकल करके आए जिसके साथ हम सभी लोग लगे, तो राज बब्बर जी को पार्टी ने चुनाव लड़वाने का काम किया। राज बब्बर जी, मेरा, कैप्टन अजय यादव जी का, सभी का, जितेंद्र भारद्वाज जी का, सबके ऊपर पार्टी सर्वे करा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई लोकसभा का बड़ा चुनाव, 9 विधानसभा है, 24-25 लाख वोटर है, तो उतना मेरा सर्वे में नाम नहीं आया। बाकी लीडर्स मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मेरे से ज्यादा उनका नाम था, पहचान थी, पार्टी में पद प्रतिष्ठा थी। तो राज बब्बर जी को चुनाव जो कांग्रेस ने लड़वाया, मैं आज भी कहता हूं उनसे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल सकता था। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं वो, सरल और सौम्य जो है उनका हमेशा नेचर रहा है, कैरेक्टर रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाने का काम किया। तो राज बब्बर जी को जिस दिन टिकट मिली, सबसे पहला कार्यक्रम, अमूमन तौर पर क्या होता है सुमित जी, जिस व्यक्ति की टिकट कटती है वो 5-7 दिन 10 दिन अपने घर बैठ जाता है, नाराज हो जाता है और ये कोशिश करता है कि यार पहले आकर के मुझे पार्टी और नेताएं मनाए, तब मैं उठ करके चलूंगा। लेकिन वर्धन यादव ने एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत की थी और सबसे पहला कार्यक्रम राज बब्बर जी का हमारी इस बादशाहपुर की ऐतिहासिक भूमि पर हमने कराया, जिससे उन्हें लगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे साथ खुल करके हर परिस्थिति में खड़ा है, और उसका बल भी राज बब्बर जी को, पार्टी को बहुत मिला। अच्छा, हमने बहुत बार देखा है कि राहुल गांधी से बहुत नजदीकियां हैं आपकी। इतनी कम उम्र का लड़का जो राजनीति में आया है, सीधा हाईकमान से डायरेक्ट लिंक है, क्या कनेक्शन बना रखा है? देखिए, कनेक्शन कुछ नहीं है। राहुल जी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस लेकर के आए थे 2009 में। वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस क्या था सुनील जी? यूथ कांग्रेस एनएसयूआई हमारे 2 मुख्य संगठन है, एक छात्रों के लिए काम करता है, एक युवाओं के लिए काम करता है। तो राहुल जी ने एक प्रयास किया। 2009 से पहले क्या होता था, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटियां हुआ करती थी, वो बड़े बड़े नेताओं के बेटों के आधार पर हुआ करती थी। अगर मैं एक बड़ा मुख्यमंत्री हूं या मैं किसी बड़ा जो है प्रदेश का चेहरा हूं, मैंने अपने जिस कार्यकर्ता को लिख करके दे दिया कि आपको इसे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में जिम्मेदारी देनी है, तो उसको जिम्मेदारी मिला करती। राहुल जी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर गए, एक बदलाव लेकर के आए। वो बदलाव ये था संगठनात्मक चुनाव, कि भाई इन संगठनों में जो व्यक्ति काबिल होगा वो चुनाव लड़ करके उन पदों के ऊपर बैठेगा, ना कि किसी नेता के आशीर्वाद से वहां जाकर के बैठेगा। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया, तो मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल परिवार के लोगों के लिए रास्ते खुल गए। मैं भी बड़े बड़े पदों की आकांक्षाएं करने लगा। मेरे जैसे हजारों लाखों युवा जुड़े, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के इस ट्रांसफॉर्मेशन फेस की तरफ, कि कोई भी व्यक्ति आए, हमारी पार्टी का कैडर आए, चुनाव लड़े, काबिलियत दिखाए और उस काबिलियत के आधार पर पद प्राप्त करे। अच्छा, राजनीति में नहीं होते तो आज वर्धन यादव क्या करते? देखिए, राजनीति में अगर नहीं होता तो मेरी ये कोशिश थी, बहुत पहले जब मैं स्कूल में था तो हम सोचा करते थे कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाए,
और कम से कम अपनी सराउंडिंग को बेहतर बनाए। हम्म। एनवायरनमेंट को लेकर के मेरा बहुत प्रेम रहा है। अभी भी आप जब भी मुझे समय मिलता है मैं जाकर के मंदिर में बैठ जाता हूँ, आसपास जहाँ ग्रीनरी होती है। बहुत भक्ति भाव से, धर्म का भाव मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे घर का, परिवार का ऐसा माहौल रहा है। आज भी मेरे घर के अंदर हवन कुंड है। जब समय मिलता है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मैं बैठ करके बाबा भोलेनाथ का स्मरण करता हूँ। शिव महापुराण भी कराया शिव महापुराण भी हमने कराए, उनका स्मरण करता हूँ, पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, हवन करता हूँ। तो दो चीजों से मुझे बहुत लगाव है, एक हरियाली से, एनवायरमेंट से, और दूसरा मेरे बाबा भोलेनाथ से। वैसे मेरा सवाल ये था, अगर राजनीति में ना होते तो क्या करते, क्या बनते? राजनीति में ना होता तो एक अच्छा एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता। अच्छा। अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रहा होता, पेड़ पौधों के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी के लिए उनके साथ जो है मेरे को बहुत ज्यादा लगाव रहता है। ये तो नेता बन के भी किया जा सकता है। नेता बन के और अच्छे से किया जा सकता है, और अच्छे से करें। अच्छा, हमने जब भी आपको देखा है कुर्ते पजामे में देखा है। आजकल के युवा हैं, नौजवान हैं, जीन्स डाल ली, टी शर्ट डाल ली, तो ये अब कुर्ता छूटता नहीं है या आदत डल गई बस अब? नहीं, कुर्ते पजामे में आने का अवसर एक तो बहुत, या पॉलिटिकल मजबूरी? नहीं, मजबूरी कोई ऐसा नहीं है। अभी भी मैं जब भी समय मिलता है, सुबह जब पार्क्स में जाता हूँ या शाम को लोगों से मिलता हूँ, टी शर्ट और जीन्स में निकल जाता हूँ कहीं भी। लेकिन एक बहुत सादा और साधारण ये आपका वेशभूषा है, और सही बताऊं तो बहुत कंफर्टेबल है। सुबह जब मैं घर से निकलता हूं, उठता हूं, तो मुझे 10 मिनट लगते हैं नहाने से लेकर के तैयार होने में। तो बिल्कुल ऐसी वेशभूषा रखना भी बहुत जरूरी है जहां आपका, क्योंकि राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने आप को रखना चाहिए कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में समय कम से कम दें। जब जनता की सेवा करने का मन ही बना लिया तो जनता के हिसाब से जीवन को जिएगी। शेर व शायरी बड़ी मशहूर है आपकी, ये शौक कहाँ से लगा? और आप अपनी सभाओं में, आपने संबोधन बहुत इस्तेमाल भी करते हैं, कहाँ से शौक लगा? ये शौक लगा मुझे, शौक नहीं कह सकता, ये सीखने का अवसर मुझे मिला सुनील जी। जब मैं 2014 में मुझे पार्टी की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रभारी बनाया गया। अच्छा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का एक इंटेलेक्चुअल्स का गढ़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये दो यूनिवर्सिटीज में मुझे चुनाव का प्रभारी बनाया गया, छात्र संघ चुनाव का। और वहां जब मैं जाता था, इतने ओजस्वी वक्ता, इतने जबरदस्त वक्ता, और इतना लंबा व्यक्ति, बिना रुके, बिना टुके, बिना हाथ में कुछ कंटेंट लिए 1.5 घंटे वहां हमारे 17, 18, 20 साल के नौजवान भाषण देते हैं। तो उनसे जो मैंने सीखा एक साल में, जो उनका बोलने का तरीका है, अपनी भाषा को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वहां से मुझे लगा कि यार ये चीज वर्धन यादव आपको सीखनी पड़ेगी अगर राजनीति में जाना है। तो ये कला वहीं से आई है? तो ये शुरुआत की, और उसका प्रयास मैं आज तक भी करता हूं। जब भी मुझे समय मिलता है, प्रेमचंद जी की, दिनकर जी की जो है कविताओं को पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, और उनको अपने भाषणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाने के, क्योंकि एक मुहावरा जो होता है, आप बहुत बड़ी बात, मैं आधे घंटे की बात भी 1-2 लाइनों के मुहावरे में कह सकता हूं। तो ये अपने आप को, एक अपने वक्तव्य को प्रेजेंट करने का तरीका है, जो कि बहुत शानदार तरीका है। अच्छा, अब चुनावी मैदान में तो आप हैं ही, मात्र 15-20 दिन का समय रह गया चुनाव प्रचार का। राव नरबीर आपके सामने, और कई बार आप कह भी चुके हैं कि टक्कर है तो केवल उनमें और मुझ में है। टक्कर कैसे देंगे? उनके पास अनुभव है, आपके पास अभी यौवन है, युवा हैं आप, पहला चुनाव आपका है। किस तरह टक्कर देंगे, किस तरह आप चुनौती मान रहे हैं? सुनील जी, मैं आपको बताऊं, जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन टिकट दिया था ना, आप यकीन मानिए मैं 2 दिन सो नहीं पाया था। मुझे रात को नींद नहीं आई, सिर्फ ये सोच करके कि यार इस चुनाव को लड़ूंगा कैसे। टिकट तो मांगी पार्टी से, पार्टी ने टिकट दे भी दी, लेकिन अब इतने बड़े चुनाव को कैसे लड़ा जाए? 2 दिन तक नहीं सो पाया। लेकिन जैसे लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मिलता गया, चौथा दिन है आज मेरा प्रचार का, आप देखिए जितना जन समर्थन मिल रहा है, जितनी 36 बिरादरी उठ करके चल रही है। या तो एक चुनाव हरियाणा में अपनी इस हलके में हुआ था 1987 में, जब जनता ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। स्वर्गीय राव धर्मपाल जी आज स्वर्ग में हैं, उनको मैं अपना सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रेरणा स्रोत मानता हूं। उनकी दिखाई हुई राजनीति के रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं, कोशिश करता हूं। तो या तो जनता ने चुनाव लड़ा था 1987 में, या जनता बादशाहपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है आज 2024 में। तो मेरे लिए कोई चुनौती मेरी अकेली की नहीं है। अब बादशाहपुर विधानसभा के 36 बिरादरी के नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो लोग इस चुनौती को स्वीकार करके अपने बच्चे, अपने बेटे को इस बार मौका देंगे। तो इच्छाएं भी होती हैं कि अब
पहले इच्छा होती है कि टिकट मिले, टिकट मिल गई, फिर इच्छा होती है विधायक बने, और फिर उसके बाद एक इच्छा और जाग जाती है कि कैबिनेट में कम से कम जगह मिल जाए। ऐसी कुछ इच्छा है? देखिए, मैं गीता का स्मरण करता हूँ और श्री कृष्ण जी का वंशज हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। वर्धन यादव कर्म पर विश्वास करता है, अपने काम पर विश्वास करता है, पूरी मेहनत के साथ मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। जो भी परिणाम होगा, जो भी परिणाम होगा, जनता जो जनादेश देगी वो सर आंखों पर रहेगा, और उसके बाद का भविष्य भी पार्टी तय करेगी और मेरी विधानसभा के लोग तय करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए और ये अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि कर्म आप कर रहे हैं, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो वर्धन यादव जो कि कह रहे हैं कि वो केवल कर्म कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। जनता तय करेगी कि जनता को अपना नेता कौन बनाना है। अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में हम किसी और नेता के साथ होंगे, दिखाएंगे आपके कैंडिडेट की वो हर अनछुए पहलू जो शायद आज किसी की भी जो प्यार करने वाले लोग हैं वो नहीं जानते हैं, जनता उनकी नहीं जानती है। ऐसे किसी अन्य नेता से ही मिलेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नमस्कार।